नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोजाना आपके लिए लेकर आता हूँ मैं प्रैक्टिस सेट। आज पूरे 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें 40 नंबर का उत्तराखंड और 30 नंबर का जीएस, 20 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की रीजनिंग होने वाली है। इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो ऐसे स्टूडेंट है जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, तो उनको मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दिया है, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो पहली बार चैनल पर हमारा आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिले। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, कमेंट्स ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक कर। जितने भी आपके साथी हैं, आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं, उन सभी को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारा केदारनाथ क्लासेस जो परिवार है और अधिक बड़ा हो जाए। चलिएगा, आज की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाघनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों, वाघनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो ये हमारा बागेश्वर जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा डी से हो जाएगा। बागनाथ मंदिर हमारा बागेश्वर में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। राज्य सेवा में उत्तराखंड राज्य में SC ST OBC को क्रमशः कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो देखिए, अगर हम बात करें राज्य में आपका जो हमारे SC कैटेगरी है, यानी कि अनुसूचित जाति, तो इनको आरक्षण 19% का है। ST की मैं बात करूं, यानी कि अनुसूचित जनजाति, तो इन्हें 4% का आरक्षण है। OBC की बात करें, जो अन्य पिछड़ा वर्ग होता है, उन्हें 14% का आरक्षण है। और आप EWS की बात करें तो वहाँ पर 10% का आरक्षण दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। SC 19, ST 4 और OBC 14। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी प्रस्तावित की गई है, यानी किस वर्ष इस पॉलिसी को प्रस्तावित किया गया है? तो इसको वर्ष 2014 में प्रस्तावित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2014। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? तो नवीकरणीय ऊर्जा नीति आपकी 29 जनवरी 2008 को प्रदेश में आई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, राज्य में लगभग कितने हेलीपैड बनाए जा चुके हैं? तो अभी तक राज्य में आपके 27 हेलीपैड बनाए जा चुके हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना 2011 के अनुसार हरिद्वार जिले का लिंगानुपात कितना है? तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अगर हम बात करें बच्चों, तो जो सबसे कम लिंगानुपात है वो हरिद्वार जिले का ही है। वैसे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार आता है, जिसका लिंगानुपात आपका 880 प्रति महिला आएंगी आपके पुरुषों के। अगर हम देखा जाए तो 1000 पुरुषों पे आपकी 8080 महिलाएं आती हैं, तो सबसे कम लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात आपका अल्मोड़ा जिले का आता है, ये भी आपको याद करके चल लेना है। और वहीं अगर हम बात करें राज्य का ओवरऑल जो लिंगानुपात है वह 963 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आते हैं, वर्ष 2001 से 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दर्ज करने वाला जिला कौन सा है? तो देखिएगा, उधम सिंह नगर में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस त्योहार के दिन चंद्र या चंद्र शासनकाल में स्थानीय लोग राजा को भेंट देते थे? तो देखिएगा, एक मुख्यतः कुमाऊं वाले क्षेत्रों में एक त्योहार मनाया जाता है आपका ओलगिया त्योहार। तो ओलगिया त्योहार के दिन क्या होता था, जो चंद्र राजा थे इन्हें स्थानीय जनता भेंट देती थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ढांढक आंदोलन किस पवार शासक के समय, किस पवार राजा के समय हुआ था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। राजा प्रताप शाह के समय आपका ढांढक आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पटगीत किस प्रकार के गीत हैं? तो देखिएगा, पटगीत आपके उपदेशात्मक गीत होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिव की वज्रासन मूर्ति स्थापित है? तो देखिएगा, शिव जी की वज्रासन मूर्ति केदारनाथ धाम में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगर आएगा शिव जी की सहारक मूर्ति कहाँ से मिली? तो ये लाखा मंडल देहरादून से मिली है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन से हैं? तो आपका रामनगर कोसी नदी पर, रानीबाग गोला नदी पर, हल्द्वानी भी गोला नदी पर। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो ये आपके सभी सुमेलित हो जाएंगे। ये आपका जो है सभी सुमेलित हैं, क्योंकि रानीबाग गोला नदी पर आएगा और हल्द्वानी आपका गोला नदी पर आएगा और रामनगर आपका कोसी नदी पर आएगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष
तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर कालो का डांडा का नाम लैंसडाउन पड़ा। तो देखिएगा आपको पता होगा पौड़ी गढ़वाल में कालो का डांडा क्षेत्र पड़ता है। तो वहाँ की अगर हम बात करें उस क्षेत्र में जब लॉर्ड लैंसडाउन जी आए थे 1890 में, तो उस क्षेत्र का नाम कालो का डांडा से लैंसडाउन रख दिया गया था, जो कि वर्तमान में भी लैंसडाउन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका वर्ष 1890 में ये कार्य हुआ था। ऑप्शन सी हमारा से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद मलासी आवाज रत्न सम्मान 2022 से किसे नवाजा गया है। तो ये पुरस्कार मिला बच्चों नरेंद्र सिंह नेगी जी को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, रामरशिला कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा बच्चों रामरशिला की हम बात करें तो ये हमारा तुंगनाथ में स्थित है। क्वेश्चन 15 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संजीवनी शिखर कहाँ पर स्थित है। तो संजीवनी शिखर की बात करें तो बच्चों ये हमारा चमोली के ओली में स्थित है। चमोली का एक क्षेत्र पड़ता है ओली, जो कि बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो यहीं पर आपका संजीवनी शिखर है। ओली के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पर स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र भी मिलेगा, जहाँ पे कई प्रकार के साहसिक खेल खेले जाते हैं। तो फिलहाल आपको याद रखना है संजीवनी शिखर चमोली जिले के ओली क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन 17, नारायण मंदिर समूह कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा आपको नारायण मंदिर समूह कर्णप्रयाग क्षेत्र में मिलेगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नारायण मंदिर समूह कर्णप्रयाग चमोली में है। और आएगा नारायण मंदिर कहाँ पर है, सॉरी नारायण आश्रम कहाँ पर है। तो नारायण आश्रम आपका पिथौरागढ़ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भागीरथी और जाड़गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो भागीरथी और जाड़गंगा नदी आपकी उत्तरकाशी में एक क्षेत्र है भैरव घाटी। भैरव घाटी के निकट लंका नामक स्थान पड़ता है। तो वहाँ पर होता है भागीरथी और जाड़गंगा का संगम। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन 19 है, कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तिपीठ ने किस स्थान पर अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। तो इन्होंने ऋषिकेश क्षेत्र में अनेक मंदिर बनवाए थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में हेस्को के नाम से जानते हैं, इसके संस्थापक कौन है। तो देखिएगा प्रसिद्ध पर्यावरण वेता और आपके सामाजिक कार्यों से जुड़े अनिल प्रकाश जोशी जी ने हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान का स्थापना की थी। तो बच्चों ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में बन भी चुका और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी रहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, अनिल प्रकाश जोशी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भीमगोड़ा कुंड किस जनपद में स्थित है। तो देखिएगा भीमगोड़ा कुंड की हम बात करें तो ये हमारा हरिद्वार जिले में स्थित है। हरिद्वार जिले में हर की पौड़ी वाले जो ये क्षेत्र है उसके निकट ही आपको ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज कहाँ पर हुई थी। तो राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज देखिएगा यहाँ पे वर्ष मालूम किया है। तो वर्ष में आपको बताऊँ वर्ष 1957 में हुई थी। एक घाटी पड़ती है चमोली में रूपगंगा घाटी। तो रूपगंगा घाटी क्षेत्र में सबसे पहले 1957 में गंधक की खोज की गई थी प्रदेश में। तो ऑप्शन डी बच्चों हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मंझरा खड़िया निक्षेपों का अन्वेषण हुआ है किस जनपद में स्थित है। तो मंझरा खड़िया निक्षेप जो है बच्चों ये आपका देहरादून में मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, झपटो छिनो आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है। तो झपटो छिनो आंदोलन आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, FRI में कितने संग्रहालय है। FRI आपका जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से हम जानते हैं। तो जो FRI का जो है आपका संग्रहालय, तो वहाँ पर FRI भवन में मुख्यतः 6 संग्रहालय मिलेंगे आपको देखने को। जो FRI का पूरा बहुत बड़ा भवन है उसमें 6 संग्रहालय आपको देखने को मिलते हैं। चलिएगा बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, जिसको हम CMAP के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान जिसको CMAP कहा गया है, ये उधम सिंह नगर पंतनगर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भेकल नामक औषधीय पौधे के बीज निकाल कर खाती है। तो कई जगह तो ऐसे भी उल्लेख मिलता है कि जो भेकल नामक एक औषधि होती है तो उसके पौधे से बीज निकालेकर उसका तेल निकाल कर यूज करते हैं। तो उस जनजाति का नाम है बच्चों भोटिया जनजाति। अर्धघुमंतु के नाम से हम जानते हैं भोटिया को। तो यही मुख्यतः यूज में लाती है भेकल औषधि को। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बच्चों हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है,
निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली जनपद में नहीं है? तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो खारसोली बुग्याल आपका टिहरी वाले एरिया में पड़ता है। बाकी आपके रत्ताकोण, घस्तोली और लक्ष्मीवन तीनों चमोली में आएंगे, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही। अगर उसमें पाटली दून भी मिलेगा, पतली दून भी इसका नाम देखने को मिलता है। तो पाटली दून या पतली दून जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये ये जो है ये किस उद्यान में स्थित है? तो पाटलिदून आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो क्वेश्चन 29 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 46वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत भाग पर वन छादन है, यानी कि वन क्षेत्रफल पाया जाता है? तो देखिएगा 45.44 भाग पर वन पाए जाते हैं 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के क्षेत्रफल में। सर्वाधिक वन आपको आएंगे पौड़ी में, सर्वाधिक खुले वन भी आपके आएंगे पौड़ी में, सर्वाधिक वन प्रतिशत में आते हैं आपका नैनीताल में, सर्वाधिक अति सघन वन भी आपके नैनीताल में आते हैं, और सर्वाधिक झाड़ी आपके आती हैं टिहरी गढ़वाल में, और सबसे कम वन क्षेत्रफल में और प्रतिशत में दोनों ही ऊधम सिंह नगर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, तप्त कुंड कहाँ पर स्थित है? तो तप्त कुंड आपका चमोली वाले एरिया में देखने को आपको मिलेगा। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, तो इसमें आपको सही सुमेलित छांटना है। हिप्राबामा ग्लेशियर चमोली, बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली, दूनागिरी ग्लेशियर चमोली। तो बच्चों सारे ही आंसर आपके से हो जाएंगे, यानी कि सभी सुमेलित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, नंदा देवी राजरथ यात्रा में एक सींग वाला मेढ़ा किस स्थान से अकेला जाता है? तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो 280 किलोमीटर की कुल यात्रा होती है नंदा देवी यात्रा, जो कि 12 वर्षों में आयोजित की जाती है। और तो ये जो आपकी यात्रा है, तो इस यात्रा की हम बात करें तो इसका अंतिम जो पड़ाव होता है इस यात्रा का, वो होता है होमकुंड। हेमकुंड और होमकुंड में कन्फ्यूजन बनता है, तो जो होमकुंड है वह इस यात्रा का सबसे अंतिम पड़ाव आता है। तो इस होमकुंड स्थान पर ही जो एक सींग वाला मेंढा होता है वह अकेला छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद अन्य जो यात्री इस यात्रा में भाग लेते हैं वह दूसरे मार्ग से वापस आ जाते हैं। तो होमकुंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किस स्थान पर आसन नदी यमुना से मिलती है? तो पहली बार तो क्वेश्चन ये बनता है कि आसन किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक है, और ये देहरादून के रामपुर मंडी नामक स्थान पे यमुना नदी में मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बंदरफूस पर्वत के ऊपरी ढाल जो कि स्वर्ग रोहिणी हिमनद के नाम से जाना जाता है, इस से होता है? तो आपकी जो सूपिन नदी है, सूपिन नदी का जो उद्गम है वह स्वर्ग रोहिणी हिमनद या स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से होता है। और आपके रूपिन निकलती है हिमाचल प्रदेश के देवक्वारा क्षेत्र से, और रूपिन और सुपिन दोनों नदियाँ मिलने के बाद ही टोंस नदी का निर्माण होता है। फिलहाल क्वेश्चन 35 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन है 36, कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन का प्रारंभ राज्य के किस जनपद में हुआ था? तो बड़ा फेमस ये भ्रष्टाचार का उल्लेख मिलता है इसमें। तो ये आपका अल्मोड़ा क्षेत्र में मुख्यतः हुआ था, अल्मोड़ा क्षेत्र में हुआ था कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसके द्वारा कुली बेगार आंदोलन को असहयोग आंदोलन की नींव कहा गया था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको इसका कमेंट में आंसर बताना। 3 से 4 क्वेश्चन मैं रोजाना आपको ऐसे बताता हूँ जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताए, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। क्वेश्चन है अगला हमारा, मुकुंदी लाल जी का जन्म कब हुआ था? सॉरी, मुकुंदी लाल जी का जन्म स्थान क्या है? तो जो मुकुंदी लाल जी का जो जन्म हुआ था वह चमोली में हुआ था। क्वेश्चन 38 का आंसर डी हो जाएगा। और जो इनका जन्म हुआ था वह 1885 में होता है, ये भी आपको याद करना है। 1885 में वैष्णव मुकुंदी लाल जी का जन्म चमोली जिले में हुआ था। और अगर आएगा मुकुंदी लाल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये आपका पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। दोनों फैक्ट आपको याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 39 की तरफ। 1857 के समय राज्य में लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार किया था, और कुछ समय के लिए अधिकार करने के बाद वहां पर उसको अपने अंडर में कर लिया था। तो ये घटना कब घटित हुई थी? तो आपने पढ़ा होगा, क्रांतिवीर नामक एक संगठन था, कालू मेहरा जी ने उसको बनाया था। तो उसी के क्रांतिकारियों ने 17 सितंबर 1857 को इस घटना को अंजाम दिया था। क्वेश्चन कई बार बनता है, क्रांतिवीर संगठन किसने बनाया था? कालू मेहरा, जो कि बिसुम गांव चंपावत के रहने वाले थे, और जिन्हें उत्तराखंड के प्रथम क्रांतिकारी होने का भी गौरव प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 40 है, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल के रघुनाथ मंदिर में किस पवार शासक का ताम्रलेख मिला है? तो इस मंदिर से अगर हम बात करें तो सहजपाल नामक एक राजा थे, इनका यहाँ से मिला है ताम्रलेख। ऑप्शन डी सही है। अगर आएगा घंटी लेख किसका मिला था? तो अगर हम
बात करें तो घंटी लेख का उल्लेख मिलता है। हाँ, थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक है, इसको फिर से दोबारा से सुनिएगा। देखिएगा अगर क्वेश्चन आएगा कि ताम्रलेख किस राजा का मिला है, तो ताम्रलेख आता है आपका जगतपाल जी का, और अगर घंटी लेख किसका मिला है तो आएगा सहजपाल जी का। तो दोनों क्वेश्चन याद करने हैं। देवप्रयाग को जो रघुनाथ मंदिर है वहां से अगर आए, ताम्रलेख किसका मिला है जगतपाल जी का, और घंटी लेख किसका मिला है सहजपाल जी का। तो दोनों फैक्ट आपको याद करने हैं। और रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया था, यानी कि दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था, तो ये कार्य किया था सी राजगोपालाचार्य जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के कारण पद्म भूषण पुरस्कार लौटा दिया गया था, तो ये थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। इन्होंने जब हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला तो इसी के विरोध में इन्होंने अपना पद्म भूषण पुरस्कार लौटा दिया था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इरा पांडे और मृणाल पांडे जो लेखिका है वह किनकी पुत्रियां हैं, तो देखिएगा गौरवपंत शिवानी के बारे में आपने पढ़ा होगा। इनकी ही दोनों पुत्रियों का नाम है इरा पांडे और मृणाल पांडे। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विज्ञान और कला किसकी रचना है, तो विज्ञान और कला रचना है पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी की। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन है, ये हिंदी के क्षेत्र में भी आपके क्वेश्चन चलेगा, याद रखिएगा हिंदी में, क्योंकि पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी को दे रखा है तो इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, रूपक अलंकार के कितने भेद हैं, तो रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं आपके। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसको आपको चयन करना है। तो इसमें लोकोक्ति आपकी ऑप्शन ए से हो जाएगा, एक पंथ दो काज एक प्रकार की लोकोक्ति है। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ममता कम बोलती है, तो इसमें आपको इस वाक्य का बताना है कि इसके लिए बनवर्ड क्या बनेगा, तो मितभाषी इसका होगा, कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 से, श्री गणेश का विलोम क्या होगा, तो श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपका वी हो जाएगा, श्री गणेश का विलोम इतिश्री। क्वेश्चन नंबर 49, घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका घोटक है खा अश्व, सॉरी घोटक अश्व और आपका है, तीनों ही आपके घोड़े के होते हैं, लेकिन खार घोड़े का नहीं होता। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक बताना है, तो गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक आपका संप्रदान होगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, अब बकरी घास खा रही है में कौन सी क्रिया है, तो इसमें होगा आपका अपूर्ण वर्तमान। बकरी घास खा रही है, इसमें आपका अपूर्ण वर्तमान होगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं, यानी कि जिनमें विकार हो जाता है, जो बदल जाते हैं, जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण क्रिया। जैसे संज्ञा की अगर बात करो लड़का, तो जब बहुत सारे लड़के आ जाए तो लड़के हो जाएंगे। और सर्वनाम में भय का बे हो जाएगा, विशेषण में अच्छा का अच्छे हो जाएंगे। इस प्रकार से इसमें विकार होता है, यानी कि ये बदल जाते हैं, अपने स्वरूप को बदल लेते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण एक प्रकार के विकारी शब्द। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 53, अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के आपके 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है, अलमारी शब्द है कैसा, तो अलमारी शब्द आपका विदेशी शब्द है, क्योंकि देखिएगा बच्चों अलमारी शब्द आपका पुर्तगाली भाषा का आता है, और ये आपका विदेशी शब्द है। आपका कर्नल हुआ, पादरी हुआ, फीता हुआ, मिस्त्री हुआ, गोदाम हुआ, अलमारी हुआ, और ये सारे जो शब्द हैं आपके, और हाँ गमला भी हुआ, वो भी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द आता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो देखिएगा तत्सम की अगर हम बात करें तो आपका जो उद्गम शब्द आएगा बच्चों, वो आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उद्गम शब्द हमारा कैसा है, तत्सम शब्द। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सावधानी शब्द में जो प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वो ई प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो काव्य प्लस उर्मी होगा काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, देखिएगा संधि विच्छेद आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा।
तो अगर हम बात करें बच्चों तो जयोत्सना इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिएगा बच्चों, हिंदी वर्णमाला में 33 आपके व्यंजन होते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद किया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखिएगा, अगर हम बात करें ह्वेनसांग की अगर हम बात करें तो इसे यात्रियों में राजकुमार कहा गया है। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने लगभग 137 देशों की यात्रा की थी। लगभग इतने देशों की इसने यात्रा कर ली थी, जिसका उल्लेख इनकी पुस्तक सीयूकी में मिलता है। तो इनकी रचना के लिए ह्वेनसांग को याद किया गया है, ऑप्शन सी हमारा सही है। और उत्तराखंड में भी आए थे हमारे, और भारत के संदर्भ में भी आए थे 629 ईस्वी में, और 645 तक ये भारत में रहे थे। और जिस समय भारत में आए थे उस समय अगर हम बात करें तो भारत में जो शासन चल रहा था वो हर्षवर्धन जी का शासन चल रहा था, उनके समय मुख्य थे ये यहाँ पर आए थे। क्वेश्चन 62 है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज की अगर हम बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद जी। भारत के पहले शिक्षा मंत्री होने का भी गौरव इनको प्राप्त है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, पहले जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो WC बनर्जी थे। WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। गांधी जी ने कहाँ पर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन में। और पहला अधिवेशन या एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो फैजपुर अधिवेशन हुआ था। सबसे पहले स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो 1906 के अधिवेशन में की गई थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? 1929 में हुई थी। ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है, देखिएगा, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा, या जिसे हम बीबी के मकबरे के नाम से भी जानते हैं, तो इसको ही कहा जाता है द्वितीय ताजमहल, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये बीबी का मकबरा आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, और इसको औरंगजेब के द्वारा ही बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 है, अंतिम मुगल बादशाह जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था अकबर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, अकबर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी या नवाब की उपाधि दी थी? तो क्लाइव का नाम आपने सुना होगा। गवर्नर क्लाइव को मुगल बादशाह ने नवाब की उपाधि दी थी, ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस सूफी को या किस सूफी संत को बख्तियार काकी जिन्हें भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है, तो ये उपाधि दी थी, या बख्तियार काकी किन्हें कहा जाता है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी के नाम से भी जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 एक्सिस पावर्स में एक नहीं था जिन्होंने मित्र देशों की शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो देखिएगा, जब आपको पता होगा दूसरा विश्व युद्ध होता तो मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र में दुनिया बटी थी। तो इसमें अगर हम बात करें तो 3 एक साथ थे। वैसे बहुत सारे देश थे, लेकिन इन ऑप्शन में बात करें तो 3 एक साथ थे और एक अलग था। तो इटली, चाइना और जर्मनी एक साथ थे, लेकिन चीन जो था ये अमेरिका और ब्रिटेन के साथ था। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 है, तबा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक है आपकी तबा नदी। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। निम्नलिखित पर विचार करना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम आपको लगाना है।
तो इसका देखिएगा जो सही क्रम लगेगा वो सबसे पहले होगा आपका महादेव की पहाड़ियाँ, फिर सतपुड़ा की और उसके बाद में सहादरी की। तो 1, 3 और 2। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1, 3, 2 ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, कचिन क्या है? तो देखिएगा कचिन की हम बात करें तो बच्चों कचिन एक प्रकार की जनजाति है जो कि म्यांमार क्षेत्र में पाई जाती है। तो कचिन म्यांमार की एक जनजाति है। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विश्व का एक प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र जिसको हम डागर बैंक के नाम से जानते हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरी सागर में स्थित है। कई बार तो ये क्वेश्चन बनता है कि डागर बैंक क्या है? तो एक प्रकार का मत्स्य क्षेत्र है, उत्तरी सागर में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं? तो देखिएगा जब मूल अधिकार लिए गए हैं बच्चों तो वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन हमारा बी सही है। और मूल अधिकारों को उल्लेख आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। मूल अधिकारों का संरक्षण जो करता है वो करता है आपका सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 74 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इस लोकसभा के होते हैं 30 और राज्यसभा के 15। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो ये करता है 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का स्थान आता है आपका दूसरा। सड़कों की लंबाई के बारे में बात चल रही है तो भारत का स्थान है दुनिया में दूसरा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 78 है, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग जिसको नियोजन एवं विकास विभाग के नाम से जाना गया है, तो इसका कब खोला गया था भारत सरकार के द्वारा? तो ये खोला गया था वर्ष 1944 में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? या कौन इस योजना को लेकर आए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा सर्वोदय योजना को लाया गया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, गुरु खालसाओं को सिंह की तथा महिलाओं को कौर की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी सिख धर्म में जो अब हमारे 10वें गुरु रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी, तो इन्होंने सिंह खालसाओं को सिंह की और महिलाओं को कौर की उपाधि दी थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, यह कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हम्पी कर्नाटक वाले क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। चेरोकान कहाँ का लोक नृत्य शैली है? तो ये आपका मिजोरम का लोक नृत्य शैली है चेरोकान। क्वेश्चन नंबर 83 है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी आपका भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना पड़ता है? तो बच्चे मैराथन दौड़ जो होती है वो आपकी 42.195 किलोमीटर की होती है। ऑप्शन डी हमारा सही। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम बन चुका है, ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा, सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? तो बोस्टॉक क्षेत्र जो है वो दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र प्रदेश आ जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिएगा हीरालाल जे कानिया जी भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किन्हें मिला? तो देखिएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 1992 में जब सर्वप्रथम इसको प्राप्त किया था मदर टेरेसा जी के द्वारा, और शांति और सामाजिक क्षेत्रों में मुख्यतः ये पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 89 है, सार्स को विस्तृत रूप में लिखना है, इसका यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो सीवियर एक्यूटी रेस्पायरेटरी सिंड्रोम के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि इसका संपूर्ण नाम है आपका ऑप्शन ए, सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन ए हमारा सही है।
क्वेश्चन नंबर 90 है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। तो जो व्याख्यान लिखा गया है ये स्वामी विवेकानंद जी ने अपने अनुभवों पर यानी कि इनके अनुभवों पर ये आधारित है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन अगला है, क्या राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके यानी कि इनको एक साथ मिला के कौन सा एक नया टीवी बनाया गया है। तो संसद टीवी यानी कि एक नया चैनल बना है। पहले दो अलग अलग चैनल थे, राज्यसभा लोकसभा, अभी इनको विलय करके संसद टीवी बना दिया गया। ऑप्शन सी सही है। मोडेम का पूरा नाम क्या है। तो मॉड्यूलेटर, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में गड़बड़ है, मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर के नाम से जाना गया है मोडेम को। आपको सीधा कहना मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 93, 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। तो देखिएगा जोन जी कैमी के द्वारा बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत की मुद्रा रुपया है तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या होगी। तो ये रेंड होगी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का है। अब इसको थोड़ा सा समय लगेगा पूरे इसको करने में, तो इसके लिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसको अच्छे से करके और फिर आंसर इसका देखिएगा। इसका देखिएगा जो आंसर होगा वो अपने बच्चे होगा, जो भी ये शख्स है और ये अपने बच्चे के बारे में बता रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला आपका, दी गई समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द आपको ज्ञात करना। तो देखिए भरतनाट्यम जो नृत्य होता है वो तमिलनाडु का है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का होगा। तो कुचिपुड़ी बच्चों आप सभी जानते हैं, बहुत बार हमने पढ़ा जीएस में, आंध्र प्रदेश का नृत्य है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। तो आपका सन माइक्रोसिस्टम जावा के आविष्कारक, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन अगला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जन्मदाता कौन है। तो जॉन मैकार्थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जन्मदाता, ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर आज की वीडियो का अंतिम है, हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की प्रथम ट्रेन किस देश ने अपनाई है। तो देखिएगा हाइड्रोजन से चलने वाली पहले ट्रेन जर्मनी में चली, ऑप्शन बी हमारा सही है। तो ये आज की वीडियो थी, बहुत मेहनत के बाद इसको बनाया गया पूरा एफर्ट लगा के, और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी अब ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि अभी पूरा समय है। और अभी उत्तराखंड के 13 जिलों की मैं वीडियो लाऊंगा, जिसमें से मैंने अभी मात्र 3 जिलों की वीडियो बनाई है, और 13 के 13 जिलों की मैं टेस्ट लेकर आऊँगा। तो और अच्छी अच्छी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ।